हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 5 है। यहां पर हम लोग क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत वेद माने जाते हैं। और वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना जो है आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। यानी ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं उनको सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, यानी विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है ये सूक्त। इनमें से 3 देवता यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ऋग्वेद में 3 देवताओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इनमें अग्नि, इंद्र और सोम है। तो अग्नि जो है वो आग के देवता हैं, इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिससे कि एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं या सूक्तों की रचना जो है ऋषियों ने की थी। देखिए, आचार्य जो है विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर का मतलब कि पहले आचार्य इसको दोहराते थे, आचार्य इसको बोलते थे, बच्चे बाद में इसको दोहराते थे। तो ऋग्वेद का उच्चारण सस्वर पाठ द्वारा किया जाता है, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी जैसे किताब पढ़ते हैं हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि ऋग्वेद के जो सूक्त या प्रार्थना है उनमें एक लय है। तो पहले आचार्य उसको अपने भाषा में कहते थे, बाद में बच्चे उसको दोहराते थे। तो इसका जो सस्वर पाठ किया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो ऋग्वेद में महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति है। देखिए, प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति जो आज की संस्कृति है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यह संस्कृति जो है संस्कृत का पुराना रूप है। देखिए, ऋग्वैदिक समाज में घोड़ों और गायों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना जो है घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खास करके सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। वहीं गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। देखिए, ऋग्वेद की रचना तो सदियों साल पहले हुई थी। हालांकि उस समय इसकी जो है प्रॉपर तरीके से कोई पांडुलिपियां वगैरह नहीं लिखी गई थी। ये लोगों को कंठस्थ करवाया गया था। तो सदियों तक लोगों को ये कंठस्थ रहा है। ऋग्वेद की कुछ पांडुलिपियां ही लिखी गई थी, बाद बाकी चीजें लोगों को कंठस्थ थी। तो ऋग्वेद की जो आज के आप संस्करण देख रहे हैं उनको छापने का काम आज से लगभग 200 साल पहले हुआ है। अब देखिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। यहां पर हम लोग जानेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और उनका संबंध किन किन परिवारों से है। तो संस्कृत भाषा जो है ये भारोपीय यानी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। तो कैसे एक जैसे थे समझाया गया है। जैसे मात्र जो है संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का शब्द है और मदर अंग्रेजी का शब्द है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ संस्कृत के शब्द, कुछ हिंदी के शब्द और अंग्रेजी के शब्द, इनमें एक समानता है। इसलिए संस्कृत भाषा जो है भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि सभी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये सब जो भाषाएं हैं ये सभी भाषाएं भारोपीय परिवार का हिस्सा हैं, यानी भारतीय यूरोपीय परिवार का ही हिस्सा हैं। वहीं उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, यानी जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 जो स्टेट आप देख पा रहे हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार की यहाँ पर ये भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से हैं। यानी हमारे यहाँ झारखंड और मध्य भारत में इस इलाके में जो भाषाएं बोली जाती हैं ये भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो है 4 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। इन 4 परिवारों में कौन कौन से परिवार हैं? एक तो द्राविड़ परिवार है, दूसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक है, तीसरा यहाँ पर तिब्बत बर्मा परिवार है, और चौथा जो है भारोपीय परिवार है, भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं। अब देखिए, यहाँ पर मवेशी, घोड़े और रथ टॉपिक है। यानी ऋग्वैदिक समाज में किन किन चीजों को ज्यादा वरीयता दी गई है उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ऋग्वेद में मवेशियों यानी कि पशुओं, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लगाया जाता था, और इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। इन लड़ाइयों में पशु जो हैं ये जीतकर लाए जाते थे। देखिए, लड़ाइयां वैसे तो जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ताकि जो उपजाऊ जमीन है वो उन्हें मिल सके, इसलिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी। और कुछ लड़ाइयां जो है पानी के स्रोतों के लिए, और कुछ लड़ाइयां लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी।
वहीं युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है सरदार अपने पास रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को यज्ञ वगैरह करने के लिए दिया जाता था, और शेष धन जो है आम लोगों में ये लोग बांट देते थे। देखिए यहां पर वही चीज बताई गई है कि कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था, और यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष जो हैं इन युद्धों में भाग लेते थे, और उस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यानी जैसे बाद के जो शासक हुए वो स्थायी सेना रखते थे, उस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जो भी कबीले के पुरुष हैं वो आपस में मिलकर युद्ध लड़ते थे। लोग जो हैं सभाओं में मिलकर युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, यानी वहां पर कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि लोग मिलजुल कर किसी मामले में डिसीजन लेते थे। ये लोग बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। देखिए यहाँ पर राजा नहीं होते थे, बल्कि ये लोग क्या करते थे, किसी एक को अपना सरदार या लीडर मान लेते थे, चाहे वो कोई वृद्धजन हो सकता था या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा अतुलित बल है, या फिर कोई बहुत ज्यादा मतलब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना सरदार ये लोग चुन लेते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए ऋग्वैदिक समाज में लोगों का वर्गीकरण जो है काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। यहां पे बताया गया कि पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। उस समय के राजा ना तो बड़ी राजधानियों में और ना ही महलों में रहते थे, और ना ही उस समय के राजाओं के पास बहुत बड़ी सेना होती थी, और ना ही ये राजा अपनी प्रजा से कर वसूलते थे, क्योंकि उस समय राजा होते ही नहीं थे, सरदार होते थे। और इसके अलावा प्राय राजा की मृत्यु के बाद, यानी सरदार की मृत्यु के बाद, उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि सरदार ये लोग अपने आप चुनते थे। तो यहां पर उत्तराधिकार वाला नियम नहीं लगता था। उत्तराधिकार वाला नियम तब लगता अगर यहाँ पे राजा का शासन होता, तो राजा के बाद राजा का बेटा उसका शासक बनता। क्योंकि यहाँ पे सरदार लोग चुने जाते थे, तो सरदार चुने जाने की वजह से यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम लागू नहीं होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, जन और विस। विस का मतलब होता है वैसे, तो जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, एक तो जन और दूसरा है विस। विस का मतलब वैसे होता है। देखिए ऋग्वेद में भी विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विस, भरतजन या विस, यदुजन या विस, इन जैसे कई उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना की, वे लोग कभी खुद को आर्य कहते थे, और अपने जो विरोधी हैं उन विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहा करते थे। देखिए इनकी नजरों में दस्यु वे लोग थे जो कि यज्ञ नहीं करते थे, यानी ये लोग दस्यु उन्हें मानते थे जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, और दूसरी भाषाएं बोलते हैं उन्हें ये लोग दस्यु मानते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि युद्ध में बंदी बनाए गए हों तो उन्हें दास कहा जाने लगा। इसके बाद देखिए खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। देखिए ऋग्वैदिक समाज हमने पढ़ लिया है। ऋग्वैदिक समाज आज से लगभग 3500 साल पहले का ऋग्वैदिक समाज था। अब यहां पे बात हो रही है आज से लगभग 3000 साल पहले की, यानी ऋग्वैदिक समाज के 500 साल बाद की बात हो रही है। तो महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा है लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुई है, और यह प्रथा जो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रचलित थी। इसमें क्या होता है कि महापाषाण का मतलब क्या होता है, महा का मतलब होता है बड़ा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी बड़ा पत्थर। यानी यहाँ पर जो कब्रें बनाई जा रही हैं वो बड़े पत्थरों की सहायता से कब्रें बनाई जा रही हैं, इसलिए इनको महापाषाण कब्र कहा गया है। तो बताया गया कि ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से, यानी बड़े तरीके से लगाए गए थे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, जबकि कुछ महापाषाण कब्रें जो है जमीन के भीतर भी होती हैं। यानी कुछ महापाषाण ऐसे होते हैं जैसे सिंगल एक पत्थर लगा दिया इस तरह से, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर एक कब्र है। ठीक है, कुछ महापाषाण कब्रें जो हैं जमीन के भीतर भी होती हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। तो अकेला खड़ा हुआ पत्थर जो है जमीन के ऊपर महापाषाण कब्र होने का संकेत करता है। इसके अलावा देखिए ये लोग भी, जो महापाषाण काल के जो लोग हैं, ये लोग अपने मृतकों के साथ कुछ खास तरह के बर्तन वगैरह ये भी दफनाते थे। तो सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, इनके साथ दफनाते थे। इनके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। यानी यहां पर भी वही मान्यता प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद जीवन होता होगा, इसलिए ये लोग भी मृतक के साथ चीजों को दफनाते थे। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर पोर्ट होल के रास्ते अलग अलग समय पर दफनाया गया था। देखिए पोर्ट होल जो है यहाँ पर एक छेद है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये छेद है। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या एक बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं, और मान लीजिए एक परिवार का एक कैंडिडेट यहाँ पे पहले दफनाया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे जगह बनी हुई है। बाद में उस परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो यहाँ से पत्थर हटाया और दोबारा घुस के इसमें एक नए आदमी को यहाँ पर फिर से रख दिया। तो इस तरह से ये पोर्ट होल बोला जाता है, जिसके जरिए इसमें दोबारा ये एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिन महापाषाण कब्रों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं वो एक ही परिवार के होंगे, और उन्होंने समय समय पर, यानी जब जब मृत्यु हुई तब तब इसमें घुसकर अपने अपने व्यक्तियों को दफना दिया है। अब देखिए इसके बाद एक आधुनिक गांव की बात होगी, इनाम गांव। तो
तो इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, जैसा कि आप मैं देख पा रहे हैं, इनाम गांव जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इनाम गांव एक आधुनिक गांव है और इनाम गांव जो है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यानी इनाम गांव में आज से लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनाम गांव जो है वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आप जान लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। इसके अलावा कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। बर्तन दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। यानी यहाँ पर भी वही मान्यता थी कि मृत्यु के बाद जीवन होता होगा, इस वजह से बर्तन वगैरह दफनाए जाते थे साथ में। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यानी यहाँ पर एक ऐसा समाधान मिला है। इस समाधान में क्या है कि एक बड़ा सा मकान है, 5 कमरों वाला मकान है। एक 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाला एक मिट्टी का बड़ा सा संदूक है, उसमें एक आदमी को यहाँ पर दफनाया गया था। तो वो यहाँ पर समाधान भी मिला है। इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के कंकाल भी मिले हैं, हड्डियां भी मिली हैं। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ पे पाई गई हैं। इसके अलावा ये लोग बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की जो रसभरियां हैं, इनके एकत्र करने के प्रमाण मिले। इन सब चीजों को भी एकत्र करते थे, इनके प्रमाण यहां पर मिले हैं। अब देखिए यहां पर आगे जो है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। देखिए ये जो क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, ये अध्ययन जो है ये इसलिए यहां पर दिया गया है ताकि जो पुरातत्वविद जो कंकाल वगैरह का पता लगाते हैं उनमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चे का कंकाल है, ये लड़के का कंकाल है, ये लड़की का कंकाल है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर वही चीज बताई गई कि अगर मान लीजिए छोटे आकार का एक कंकाल है तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। तो यहां पर ये आइडेंटिफाई इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं कि मान लीजिए बच्चे का कंकाल है यानी कि मेल का कंकाल है या फीमेल का कंकाल है, ये बात ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। अब दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी सभ्यताएं रही, कुछ ऐसे समाज रहे हैं जहां पर पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिलाएं भी आभूषण पहनती थी। तो ऐसे में कंकाल से आभूषण जो मिलते हैं उनके आधार पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि महिला का कंकाल है या पुरुष का कंकाल है। देखिए कंकाल का जो लिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी हड्डियों की जांच करना है। चूंकि महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए महिलाओं का जो कूल्हा है वो पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर एक वयस्क महिला का कंकाल मिल रहा है तो आइडेंटिफाई कर पाती हैं ये कि ये महिला का कंकाल है। अगर छोटे बच्चे या बच्ची का कंकाल है तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। देखिए महिला का कंकाल इसलिए आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि महिलाओं का कूल्हा जो है पुरुषों की तुलना में चौड़ा होता है। देखिए यहां पर चरक का जिक्र किया गया है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि चरक संहिता की रचना कब की गई थी। चरक संहिता की रचना आज से लगभग 2000 साल पहले की गई थी। अब देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ या ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ जो है आज से लगभग 2500 साल पहले माना जाता है। महापाषाण कब्रों के निर्माण की शुरुआत जो है आज से लगभग 3000 साल पहले मानी जाती है। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से लेकर 2700 साल पहले के बीच में माना जाता है। चरक कब हुए हैं? चरक आज से लगभग 2000 साल पहले हुए हैं और 2000 साल पहले इन्होंने चरक संहिता की रचना की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।